नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है मगध का उत्कर्ष। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आपको इस वीडियो में अब तक के आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व सारी डिटेल से सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के अतिरिक्त आपको कहीं से भी किसी भी बुक या कोचिंग कहीं से भी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आपके सारे क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का वास्तुकार महागोविंद था। और जो मगध साम्राज्य है इसकी जानकारी हमें जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में उल्लेखित 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। उनमें से जो मगध साम्राज्य था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध जो है वर्तमान स्थान इसका पटना, बिहार व गया जिले में है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है तथा मगध के निवासियों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मगध साम्राज्य में सबसे पहले अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजवंशों का उदय क्यों हुआ, यही सबसे शक्तिशाली क्यों था। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे जिनको हम इस प्रकार अभी देखते हैं। तो पहला कारण था प्राकृतिक सुरक्षा। जो मगध था वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था, इस कारण भी यहाँ पर अच्छे राजवंशों का उदय हुआ। फिर था समृद्ध उर्वर उपजाऊ भूमि। तीसरा था वन क्षेत्र। फिर था हाथियों व लोहे के भंडारों की उपलब्धता। आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पर जो जंगल थे ना वहाँ पर हाथी व लोहे भंडारों की उपलब्धता थी, इस कारण भी यहाँ पर अच्छे राजवंशों का उदय हुआ। फिर था व्यापारिक व सामरिक महत्व। ये विभिन्न कारण थे जिसके कारण यहाँ पर मगध साम्राज्य का अधिक उत्कर्ष हुआ। अब हम विस्तृत रूप से जानते हैं कि यहाँ पर किन किन राजवंशों से ने शासन किया। तो सबसे पहले आता है बृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इस कारण मगध साम्राज्य का जो प्रथम राजवंश है वह हर्यक वंश को ही जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि महाभारत के अनुसार मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तो बृहद्रथ आएगा। और ऐसा राजवंश जिसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है वह है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। इस प्रकार मगध साम्राज्य पर 7 बड़े राजवंशों ने शासन किया था। बृहद्रथ वंश के बारे में हम थोड़ा भी जान लेते हैं। तो बृहद्रथ वंश की जानकारी हमें मिलती है महाभारत से। बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। फिर इसमें बृहद्रथ के पश्चात अन्य शासक भी हुए जिनमें जरासंध था। जरासंध ने राजधानी ग्रीव्रज को बनाया था मगध की। ग्रीव्रज का अन्य नाम कुशाग्रपुर भी था। इसी को वसुमती कहते थे, इसी को मगधपुरी कहते थे। कुशाग्रपुर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये भूलना ही नहीं है, अच्छे से याद रखना है। फिर रिपुंजय आदि भी बृहद्रथ वंश के शासक हुए थे। बृहद्रथ वंश के पश्चात हर्यक, जिसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार था। इसी को मगध वंश का या मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसके विभिन्न कारण हैं। अपन इसको विस्तृत रूप से आगे देखेंगे। जो बिंबिसार थे इनके पिता का नाम भट्टिय था। इनका जो उपनाम था श्रोणिक सैनिक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है श्रोणिक, जिसकी जानकारी हमें जैन साहित्य से मिलती है। और इन्हीं को स्रोतोजस भी कहा जाता था, जिसकी जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। बिंबिसारी एकमात्र ऐसा शासक था जिसने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शासक था जिसने वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया? बिंबिसार। ये क्या है ना कि इन्होंने बहुत सारे विवाह किए थे, फिर इनको दहेज में कई राज्य मिल रहे थे, फिर उनका इन्होंने मगध में विलय कर लिया था। इस प्रकार इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था। जो बौद्ध ग्रंथ है महावग, उसके अनुसार बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे। देखते हैं कौन कौन से किए थे, जिनमें प्रमुख इस प्रकार थे। प्रथम विवाह था कौशल देवी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। इसके कारण जो कौशल देश के थे ना, प्रसेनजीत उनकी बहन थी। परिणाम स्वरूप इनको काशी दहेज में मिला था। अब ये जो काशी है ना, अभी इनको दहेज में मिला है। फिर जो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु है उनको भी ये मिलेगा। अभी उसको भी बाद में देखेंगे। जो काशी था 1 लाख वार्षिक आय वाला क्षेत्र था। फिर इन्होंने विवाह किया था चेटक की पुत्री लिच्छवी राजकुमारी चेन्ना या छन्ना से। आपको ये ध्यान रखना है, पुत्री थी, बहन नहीं। ये पूछा गया है
कि चेटक की बहन थी ये। चेटक की पुत्री थी। चेटक की बहन तो कौन थी? महावीर स्वामी की माता थी ना, वो चेटक की बहन थी। ये थी पुत्री जिसका नाम था छेन्ना या चन्ना। और इन्होंने पंजाब के मद्र कुल के छेमा या खेमा राजकुमारी से भी विवाह किया था। और एक इनकी पत्नी का नाम वासु भी मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो बिंदुसार के अंतिम दिनों में उनकी सेवा की थी, जो राजगृह का कारागृह था ना, उसमें इन्होंने बिंबिसार की सेवा की थी। ग्रीव्रज राजधानी किन्होंने बनाई थी? वृद्धरथ का जो जरासंध शासक था, उन्होंने ग्रीव्रज या कुशाग्रपुर को राजधानी बनाया था। फिर ग्रीव्रज से राजगृह राजधानी स्थानांतरित की थी बिंबिसार ने, क्योंकि लिच्छियों के आक्रमण का भय था। जो लिच्छी थे वैशाली के, वज्जी के, उनसे अपने राज्य को बचाने के लिए इन्होंने ग्रीव्रज से राजधानी को राजगृह बना दिया। जो रुद्रायन, पुष्करारिन, जो कि रोरुक, सिंध और गांधार थे, गांधार के शासक थे, इनके दरबार में भी बिंबिसार ने अपने दूतों को भेजा। इस प्रकार मतलब अच्छे अच्छे संबंध स्थापित किए थे अन्य शासकों से भी। और इनका एक राजवेद था, उसका नाम था जीवक। ये याद ही रखना है। इनकी माता का नाम गणिका शालवती था। और जो जीवक था ना, इनका लालन पालन किया था राजकुमार अभय ने। राजकुमार अभय कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे। इन्होंने जीवक का लालन पालन किया था। और जो जीवक था ना, इसको बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा था। एक बार चंड प्रद्योत की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो जीवक को इन्होंने उनके इलाज के लिए भेजा। फिर चंड प्रद्योत और बिंबिसार में अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। अब बातें कर लेते हैं हम युद्ध व आक्रमण की, जो बिंबिसार ने किए थे। बिंबिसार ने अंग है ना, जो चंपा वगैरह से संबंधित है, उसके शासक ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया, वह उनको पराजित किया और अंग का उपराजा अजातशत्रु को बनाया। बाद में अजातशत्रु के समय जो उदयन आएगा, वह अंग का उपराजा रहेगा। तो इस प्रकार अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बिंबिसार ने अंग पर प्रथम आक्रमण किया। तो जो रायचौधरी है, उन्होंने कहा है कि बिंबिसार की अंग विजय के साथ मगध विस्तार या उत्कर्ष प्रारंभ होता है। और अशोक की जो कलिंग युद्ध हुआ था 305 में, उस युद्ध के पश्चात उन्होंने शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद मगध का विनाश प्रारंभ हो जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे? प्रशासनिक कार्य बिंबिसार ने। तो उन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम व्यवस्थित व सुदृढ़ शासन व्यवस्था की व स्थायी सेना का गठन किया था। पूछा जाए कि सर्वप्रथम व्यवस्थित व सुदृढ़ शासन व्यवस्था तथा स्थायी सेना का गठन किसने किया? तो बिंबिसार ने किया था। इनके पास 80,000 गांव थे तथा इन्होंने सोनदंड ब्राह्मण को आमदनी दान की थी। किसको आमदनी दान की थी? सोनदंड ब्राह्मण को। कितने गांव थे? 80,000। प्रीवियस क्वेश्चन है 80,000 गांव वाला। और इन्होंने जो 53 नदी शुल्क था, उसको भी समाप्त कर दिया था। बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे ना, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने नदी शुल्क आदि वगैरह समाप्त किए थे। अब पूछा जा सकता है कि बिंबिसार कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध से 2 बार भेंट की थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु राजगृह में हुई थी। इनकी जो राजधानी थी ना, वहाँ पे एक कारावास था, कारागृह था, जिसमें अजातशत्रु ने इनको कैद कर दिया था। जो देवदत्त था ना, महात्मा बुद्ध की पत्नी का भाई था शायद, हाँ। तो उनसे उनके बहकावे में आकर या उनके कहने पर इन्होंने अपने पिता को राजगृह में बंदी बनाया। और वहाँ पर इनकी जो माता थी ना, वासवी, उन्होंने बिंबिसार की सेवा की थी और वहीं पर बिंबिसार की हत्या हो गई थी। इसी कारण जो हर्यक वंश है, उसको पितृहत्या वंश कहा जाता है, क्योंकि अभी अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की है। फिर अभी जो अजातशत्रु है, इसकी हत्या इसका पुत्र उदयन करेगा। इस कारण हर्यक वंश को पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। अब इनके नामों को देख लेते हैं। तो इनका नाम था कुणिक। कुणिक बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा। फिर था देवानाम प्रिय, फिर था अशोकचंद। देवानाम प्रिय सबसे पहले किसने उपाधि धारण की थी? अजातशत्रु ने। फिर ऐसे अजातशत्रु, ऐसे अशोक, फिर दशरथ ने भी की थी, तिष ने भी की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है ये। मगध में विलय कौन कौन से राज्य का किया था अजातशत्रु ने? वज्जी, कौशल, काशी। अंग का किसने किया था? अंग का किया था बिंबिसार ने। एक राज्य का ही उन्होंने मतलब अपने राज्य में विलीन किया था। फिर वज्जी, कौशल और काशी का किया था अजातशत्रु ने। वज्जी संघ संघर्ष के कारण। तो कि भाई संघर्ष के कारण क्या थे अजातशत्रु के वज्जी संघ से? तो देखते हैं। जो लिच्छवी पुत्र हल व सेचनक, जो हल था ना, उसको तो सेचनक हाथी, और जो वेहल था
उसको 18 लड़ियों वाला हार जो बिंबिसार था ना, उन्होंने इनको दिया था, तो ये वापस लेना चाहता था ये हाथी और हार। तो इस कारण भी मतलब इसने अपनी पत्नी पद्मावती के बहकावे में आकर उनसे मतलब युद्ध करना चाहा। तो वे अपने नाना के चेटक के पास चले गए। तो फिर वज्जी और इनका मतलब संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो वज्जी संघर्ष के दौरान सबसे पहले इन्होंने इस युद्ध के दौरान रथमूषल व महाशिला कंटक अस्त्रों का प्रयोग किया था, ये पूछा गया है। रथमूषल व महाशिला कंटक कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया था, इन दोनों का किया था। और आपको ध्यान रखना है कि जो पद्मावती है ना, अजातशत्रु की पत्नी का भी नाम पद्मावती था और उनकी पुत्री का नाम भी पद्मावती था। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वत्स के जो राजा थे ना, शासक था उदयन, उससे किया था। अजातशत्रु के प्रमुख मंत्री थे वत्सकार थे, जिन्होंने राजगृह के गृद्धकूट पर्वत पर महात्मा बुद्ध से भेंट की थी कि भाई ये वज्जी जो क्षेत्र है इसको कैसे जीता जाए, इसके लिए अजातशत्रु ने इनको भेजा था। तो यहाँ पर इन्होंने महात्मा बुद्ध से भेंट की थी और महात्मा बुद्ध ने बताया कि जब तक मतलब वज्जी संघ की एकता संगठन आदि को मतलब तोड़ा नहीं जा सकता ना, तब तक वज्जी संघ को हराया जाना मुश्किल है। तो इस प्रकार फिर उन्होंने सारी बातें अजातशत्रु को जाके बताई। तो फिर उन्होंने मतलब युद्ध आदि को तो पश्चात में रखा। पहले इन्होंने विभिन्न षड्यंत्रों के माध्यम से वज्जी जो संघ था उसमें फूट डाली, फिर उन्होंने वहाँ पर युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी। अन्य जो इनके जो मंत्री थे वो तो सुनिधि, जिसको सुनिधि भी कहा जाता है, और एक थे दीर्घचारायण। तो इस प्रकार वज्जी पर तो इन्होंने आक्रमण करके या युद्ध करके अपने साम्राज्य में विलय किया था। फिर आ गया काशी व कौशल। तो इन पर इन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, तो इनके लिए इन्होंने किया था प्रारंभ में जो कौशल राज थे ना, प्रसेनजीत से संघर्ष के बाद में पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से हुआ। परिणाम स्वरूप कौशल प्लस काशी पर इन्होंने मतलब अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसकी कहानी ये थी कि जो कौशला थी ना, वो तो इनकी माता थी बिंबिसार की पत्नी। फिर उनको काशी में मिल गया, काशी मिल गया दहेज में। फिर उनकी हत्या के पश्चात इन्होंने क्या किया, जो प्रसेनजीत थे ना, इन्होंने वापस काशी पर अपना अधिकार जमा लिया कि उनकी तो हत्या हो गई थी बिंबिसार की। फिर इन्होंने काशी को लेना चाहा। तो इन्होंने उनसे कई सारे युद्ध भी किए, लेकिन इनको काशी नहीं मिला, इनको सफलता नहीं मिली। फिर अंततः प्रसेनजीत ने अपनी जो बेटी थी ना, उसका विवाह अजातशत्रु से किया और काशी को दहेज के रूप में दे दिया। काशी तो इस प्रकार इनको मिल गया दहेज के रूप में। फिर प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इन्होंने दामाद के हक से कौशल पर भी अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य में उसका विलय कर लिया। जो इनकी राजधानी थी राजगृह, इन्होंने उनका दुर्गीकरण मतलब वहाँ पर बाउंड्री चारों तरफ दीवार लगवाई थी, क्योंकि लिच्छियों से मतलब वो सुरक्षा करना चाहते थे, उनके आक्रमण का भय था। इस कारण अजातशत्रु ने वहाँ पर दुर्गीकरण किया। और जो महात्मा बुद्ध थे ना, वो मतलब अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह आए थे। तब अजातशत्रु ने उनके सम्मान में, उनके स्वागत के लिए गौतम द्वार वगैरह भी राजगृह में बनवाए थे। उस समय महात्मा बुद्ध ने जो पाटलिपुत्र थी उसकी भविष्यवाणी की थी कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा उत्कर्ष समृद्ध साम्राज्य बनेगा। और अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सप्तकर्णी गुफा, राजगृह, बिहार में हुआ था। और जो प्रथम बौद्ध संगीति उसको पंचशती का भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। और कौन से राजा के शासनकाल में आयोजित हुई थी ये प्रथम बौद्ध संगीति? अजातशत्रु के समय शासक तो था अजातशत्रु। फिर चलो कि फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी पूरन महाकश्यप ने। परिणाम क्या थे? परिणाम निकले कि जो 3 पिटक ना, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सुत्त, विनय और अभिधम, तो सुत्त और विनय पिटक का इसमें संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। शुद्ध विनय का तो इसमें हो गया, और अभिधम जो पिटक है उसका तृतीय बौद्ध संगीति में संकलन किया गया था। और अजातशत्रु ने है ना, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, उस समय कहा था उनके मतलब अवशेषों को, शारीरिक अवशेषों को प्राप्त करने के लिए कहा था कि मैं भी क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय हूँ और बुद्ध भी क्षत्रिय। इस प्रकार उन्होंने उनके अवशेषों पर हक जमाया था। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु बताया था ना कि इनके पुत्र के द्वारा ही होगी। तो इनका जो पुत्र था उदायन, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। फिर मगध साम्राज्य का अगला शासक कौन बनता है? उदायन, जिसने जो 460 से 445 ईस्वी तक शासन किया था। इनका उपनाम भी, इनको पितृहंता कहा जाता है, और इनका उपनाम भी था धर्मात्मा। कुणी किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को। धर्मात्मा उदायन को।
इस वीडियो के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन सारे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसके अंदर से कि नहीं ये वाला छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ना, आपको सब पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा मोस्ट है यहाँ से, बहुत ज़्यादा। और ये क्वेश्चन उदाहरण से अधिकतर ये वाला क्वेश्चन आता है राजधानी वाला। तो इन्होंने पहले राजधानी थी ग्रीवराज, ग्रीवराज जिसको कुशाग्रपुर भी कहा जाता था, किसने बनाई थी? वृहद्रथ वंश के शासक जरासंध ने। फिर ग्रीवराज से राजगृह किसने विस्थापित की? तो वो शासक थे बिंबिसार। क्यों की थी? लिच्छियों से सुरक्षा हेतु। फिर अजातशत्रु के समय भी राजगृह ही रही थी। फिर राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी उदाइन ने, और पाटलिपुत्र का अन्य नाम था कुसुमपुर। ये और एक कहाँ पर स्थापित की थी? गंगा व जो सोन नदी का संगम स्थल है ना, वहाँ पर इन्होंने इस राजधानी की स्थापना की थी। और अब तक आपने पढ़ा है जो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, दोनों कौन से धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म से मतलब बिंबिसार की तो 2 बार भेंट भी हुई थी, अजातशत्रु भी मतलब उनकी भेंट हुई थी। और हाँ, अजातशत्रु में आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि जो अजातशत्रु थे ना, वो महात्मा बुद्ध स्वामी जी है ना, महावीर स्वामी जैन धर्म के अनुयायी, जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, उनसे, और जो आजीवक संप्रदाय के मखमली गौशाला, तीनों से संबंधित थे। पूछा जाता है कि तीनों से बुद्ध, स्वामी जी और गौशाला से संबंधित मगध साम्राज्य का कौन सा शासक था? तो अजातशत्रु था। तो उदाइन ने राजगृह से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र कुसुमपुर में, जो कि गंगा व सोन नदी के संगम पर बना हुआ था। अब वो दोनों तो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, और उदाइन थे जैन धर्म के अनुयायी। और इनकी हत्या है ना एक राजकुमार ने कर दी थी, छल पूर्वक कर दी थी उदाइन की। तो इस प्रकार इन्होंने मतलब शासन नहीं करवाए ज़्यादा। फिर मगध साम्राज्य का जो हर्यक वंश है, इसका अंतिम शासक था नागदशक या नागदशक। अब नागदशक भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। इनकी हत्या जो शिशुनाग है ना, जो काशी और बनारस का राज्यपाल था, उसने कर दी थी नागदशक की हत्या। इस प्रकार हर्यक वंश का समापन होता है और अगला वंश आता है शिशुनाग वंश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताएं, तो मैं अगली वीडियो बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो अनुपयोगी लग रहा है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो फिर अगली वीडियो बनाने का क्या ही फ़ायदा। तो आप कमेंट्स करें, बताइए कि कैसा वीडियो है ये। वैसे भी मेरा पहला वीडियो, तो थोड़ा समझाने में शायद थोड़ा आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसके अंदर से आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है वीडियो। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।